नॉक, जो है सही खबर वही। उम्र छोटी लेकिन हौसले बड़े। जी हाँ, आज इसी थीम पर हम आपको एक ऐसे उम्मीदवार से मुलाकात करा रहे हैं आपकी, जिन्होंने अपने छोटे उम्र में बड़े बड़े लोगों से टक्कर लेने की साहस की है। जहाँ इस वक्त हम मौजूद हैं केवटी विधानसभा क्षेत्र में, जहाँ अब्दुल बारिक सिद्दीकी और मुरारी मोहन झा को टक्कर दे रही है एक युवा कैंडिडेट, जिनके सामने आज बात करेंगे हम तमाम मुद्दों पर। क्या दिक्कतें हैं, क्या परिवर्तन होने चाहिए और किस तरह से युवा का रिस्पांस उन्हें मिल रहा है। स्वागत है दीदी। जी, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग यहाँ आए केवटी विधानसभा में, आप लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और सबसे बड़ी बात कि आप पटना से हैं, इसके लिए आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। सबसे पहली बात आप दर्शकों को ये बताइए कि ये जो राजनीति है उसमें जाने का रुझान आपका कैसे हुआ? देखिए, हम 5 साल से छात्र राजनीति कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी के छात्र नेत्री रहे हैं। और अब जो समय है वो समय है हम यूथ को आगे आने का, क्योंकि बदलाव की बहुत ही ज़रूरी है। और जब तक बदलाव नहीं आएगी तब तक हमारे क्षेत्र या हमारे बिहार का विकास संभव नहीं है। कब तक हम लोग राजनीतिक पार्टी के पीछे भागते रहेंगे और हम यूथ यूँ हाथ पे हाथ धर के खड़े रहेंगे, अपनी हक की बात कैसे करेंगे? तो ज़रूरी है कि हम युवा जब आगे आएंगे तभी हम यूथ की बातें करेंगे, परिवर्तन की बातें करेंगे और सत्ता बदलने की बातें करेंगे। तो हमारी एक ही था कि जब हम छात्र राजनीतिक से जुड़े तो हमारे काल में जो हमने संघर्ष किया यूनिवर्सिटी के अंदर छात्रों के बीच में, वो हमारा काफ़ी संघर्षशील रहा। मैंने सोचा कि अब हमको इससे अलग करना है। जैसे कुछ पाने के लिए कुछ चाहिए होती है, इसीलिए अगर हमें क्षेत्र की बदलाव चाहिए तो क्षेत्र के लिए हमें एक पद की ज़रूरत होती है। हमने सोचा अगर आगामी विधानसभा चुनाव आ रही है जिसमें हमें हिस्सा लेना चाहिए, और ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पैसे हों तभी आप चुनाव लड़ सकते हैं। अगर आप में हिम्मत, संघर्ष और ताकत है तो आप हिम्मत की तो बात आप करिए ही मत, क्योंकि आपकी हिम्मत जो मैंने देखी उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई ठहर पाएगा। क्योंकि अब्दुल बारिक सिद्दीकी पहला ही चुनाव, अब्दुल बारिक सिद्दीकी सरीके और मुरारी मोहन झा सरीके मजे हुए राजनीतिक लोग हैं, कई बार विधायक रह चुके हैं और उनके साथ आपका सामना हो रहा है। आपने केवटी को ही क्यों चुना? जी, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है कि आपने केवटी को ही क्यों चुना और इतने गद्दावर नेता लोग यहाँ पे मौजूद हैं। पहले बात मैं आपको बता दूं कि ये लोग बाद में आए हैं। हम यहाँ पे कंटिन्यू 6 महीने से वर्क कर रहे हैं। जब कोरोना वायरस का टाइम था तो सब नेता अपने अपने घर में दुबक के बैठे थे, लेकिन उस कोरोना वायरस के समय में हम दरभंगा में अपनी काम को हमेशा लोगों के बीच गए, उनके लिए खड़े रही हूँ। और केवटी विधानसभा जो है, जब बाढ़ आई तो हमने इधर आई, और इससे पहले कि हमें यहाँ की दौरा हुई थी, आज से 1 साल पहले मैं इधर आई थी। यहाँ के लोगों से मैं अवगत हुई थी, यहाँ के समस्या से अवगत हुई थी, और मुझे लगा कि अगर मैं कुछ अच्छा कर सकती हूँ तो वो केवटी विधानसभा में कर सकती हूँ। और मुझे प्रियंका जी, कई बड़े नेता जो कई बार बिहार का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, लालू यादव सरीखे नेता, चाहे नीतीश कुमार हो, वो सब भी छात्र आंदोलन से ही निकल कर आए हैं, छात्र ही थे और उनके राजनीति की शुरुआत भी वहीं से हुई थी। तो कहीं ना कहीं ये इनको रोल मॉडल मानते हैं? जी, कहीं ना कहीं हम लोगों को उन्हीं से एक प्रेरणा मिलती है कि आज वो लोग भी एक छात्र नेता थे। जैसे कन्हैया कुमार जी थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी से इस बार सांसद के लिए चुनाव फाइट किए थे। और हमारे यहाँ लालू प्रसाद यादव जी, माननीय मेरे मुख्यमंत्री जी हैं नीतीश कुमार जी, तो ये लोग एक छात्र राजनीति के ही एक अंग थे। तो अच्छा लगता है कि ये लोग भी छात्र जीवन में संघर्ष करके आज यहाँ तक पहुँचे हैं। तो वही एक संघर्ष का हिस्सा, एक हमने भी उस सपना को देखी और सपना को साकार करने के लिए अकेला पैदल चल दी। अकेले पैदल चली हैं, तो क्या कुछ ऐसा लग रहा है परिवर्तन की ज़रूरत है, युवाओं को मोटिवेट करने की ज़रूरत है, लोगों का रिस्पॉन्स क्या हो रहा है? जी, यहाँ के जो युवा हैं और ख़ास करके महिलाएं जो हैं और युवा, वो हमें बहुत काफ़ी पसंद कर रहे हैं। पसंद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब युवा जाग चुके हैं। शिक्षित होना जो ज़रूरी होता है वो डॉक्टर इंजीनियर बनना नहीं,
शिक्षा इसलिए ज़रूरी होती है कि आप अपने समाज की, अपने क्षेत्र की बात करें, अपने अंदर की बदलाव की बात करें। अगर आप अपने क्षेत्र की बदलाव, समाज की बदलाव ला सकते हैं तो उससे बड़ी शिक्षा और कुछ नहीं है। तो यहाँ की जो युवा हैं उनमें बदलाव की ज़रूरत थी। वो लोग चाह रहे थे कि हमारे बीच कोई शिक्षित कैंडिडेट आए या कुछ अलग आए जिन्हें हम लोग सपोर्ट करें। जब हम उन लोगों तक पहुँचते हैं तो हमें यही सुनने को मिलती थी कि मैम हम लोगों को कोई ऑप्शन नहीं मिलता था। तो ऑप्शन नहीं मिलता था, हम लोग पार्टी के पीछे भाग जाते थे। लेकिन अब आप ऑप्शन के रूप में आई हैं तो आपका स्वागत है यहाँ पे। यहाँ के लोग मुझे काफ़ी पसंद कर रहे हैं। पसंद हमें इसलिए कर रहे हैं, यहाँ के लोगों की अगर बात करें तो हमने कई लोगों से बात की है इससे पहले, अब तक पहुंचने से पहले, तो ऐसा लगता है जैसे एक बड़ी पार्टियों के कॉकस के नीचे दबे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे इनको नहीं देंगे तो इनको देंगे, ए को नहीं देंगे तो बी को देंगे, बी को नहीं देंगे तो ए को देंगे, यानी मतलब इस घेरे से निकल नहीं पा रहे हैं। कुछ ऐसा आपका प्लान है जो इस घेरे से निकलने के लिए? जी ज़रूर। जैसे कि आपने अभी कहा है कि लोग ए और बी ने तो एक ऑप्शन चुनते हैं क्योंकि ये एक राष्ट्रीय पार्टी है और लोग दो ही चीज़ पे भागते हैं, या तो लालटेन या तो कमल। क्योंकि लोगों के अंदर एक मानसिकता घुस चुकी है कि हम विधायक नहीं चुन रहे हैं, हम मुख्यमंत्री चुन रहे हैं। और जब तक हमारे क्षेत्र में या हमारे बिहार में लोगों की मानसिकता ये दूर नहीं होगी कि हम मुख्यमंत्री नहीं, हम अपने क्षेत्र का विधायक चुन रहे हैं, तब तक ये पॉसिबल नहीं है। हम जो लोगों से मिलते हैं तो लोगों तक यही बात कर रहे हैं हम कि आप ये सोचिए कि आपके क्षेत्र में आपकी क्षेत्र की बात कौन कर सकते हैं। बात क्यों नहीं होता? जी बिल्कुल, आप जैसे अभी आप बोले हैं कि बाढ़ मुद्दा क्यों नहीं बन पाता है यहाँ पे, क्योंकि हमारा बिहार जो है वो 3 चीज़ पे सिर्फ राजनीतिक 30 साल से हो रही है। पहला तो खाना, पानी और बिजली, इस तीनों चीज़ से ऊपर कभी उठा ही नहीं। और आज तक हमारे बिहार में राजनीतिक सब 3 चीज़ों पे ही होती आ रही है। आखिर कब तक ये 3 चीज़ से ही परे पड़ेंगे? सब कुछ में हम गरीब ही क्यों मरे? तो सोचना पड़ेगा। ऐसे बाढ़ की बात की है आपने, यहाँ पे हर 5 साल के बाद जो है बाढ़ का मुद्दा उखड़ता है। जब चुनावी टाइम आती है तो बाढ़ निकल के आ जाती है। क्यों? क्योंकि इससे पहले वो कोई नहीं देखते कि कौन क्या है। आप जहाँ अभी बैठे हैं क्योटी विधानसभा, एक ऐसा इस क्षेत्र है कि यहाँ पे कई घर जो है सब बाढ़ में पूरे ध्वस्त हो जाते हैं। कितने लोग ध्वस्त हो जाते हैं। यहाँ 3 महीना पहले की बात है, हम यहाँ पे कंटिन्यू इतने पानी में घर के अंदर गए हैं पानी में, और वो लोग रोड पे एक तंबू गाड़ के बैठे हैं अपनी बीवी बच्चे को लेकर के, छोटे बच्चे को लेकर के, माँ बहन भाई लोग लेकर के अपने रोड पे तंबू गाड़ के रह रहे हैं। आप कुछ घटना भी शायद सुने होंगे कि बगल रोड पे जो है वो 4 व्हीलर चला दिया था, जो सोया हुआ था आदमी उनका वहाँ पे देहांत हो गया। तो ये बाढ़ जो है जब तक कोई भी बड़े रेखा जी, सबसे बड़ा सवाल है कि जब इतनी बड़ी क्षति होती है, त्रासदी होती है, जान माल का नुकसान होता है, संपत्ति बड़ी मात्रा में संपत्ति का नुकसान होता है, बावजूद इसके हमारे राजनेता 15-15 साल जिनको मौका मिला, वो लोग इस पर कोई इसका ना अस्थायी कोई समाधान है ना कोई इसकी व्यवस्था है? जी बिल्कुल भी अस्थायी कोई यहाँ पे समस्या का निदान नहीं करने के लिए आते हैं। यहाँ पे सिर्फ मिथिला मैथिल का वोट लेकर के यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं करते हमारे मुद्दे की। जो हमारी क्षेत्रीय मुद्दा है, जो हमारी मिथिला का मुद्दा है, जो हमारी बिहार का मुद्दा है, उस पर कोई बात नहीं। यहाँ मेन फोकस केवल बाढ़ के टाइम में बटने वाले चूड़ा और सत्तू पे ही होके रह जाता है। जी बिल्कुल आपने सही कहा कि ये चूड़ा और सत्तू पे ही टिक के रह जाता है। कोई भी नेता आते हैं तो चूड़ा सत्तू बांट के निकल जाते हैं। अगर आप जीतती हैं क्योंकि विधानसभा से, तो आपका पहला फोकस क्या होगा बाढ़ को लेकर? जी देखिए, सबसे पहले कि कोई भी उद्योग धंधा स्टार्ट करने से पहले, जैसे रयाम चीनी मिल स्टार्ट करने से पहले, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले बाढ़ से अस्थायी निदान चाहिए, तभी आप कोई उद्योग धंधा स्टार्ट कर सकते हैं। तो पहला मेरा मोटिव यही है कि मैं क्योटी विधानसभा को बाढ़ से निदान दिलाऊं। बड़े वादे तो बहुत लोग करते हैं, आप एक संकल्प कीजिए, यहाँ न्यूज़ नॉक के कैमरे पे आपको बताना होगा। मैं फिर वापस आकर अगर आप जीत जाती हैं और ये काम नहीं होगा तो फिर मैं आऊँगा और फिर आपसे हिसाब करूँगा यहीं पर। जो वादे आप कर रहे हैं वो यहाँ पे कीजिए। जी बेशक, मैं जो वचन दे रही हूँ उस पर मैं हमेशा खड़ी उतरी हूँ। हमारा एक ही संघर्ष रहा है जो हम हमेशा संघर्ष करते आए हैं, सच्चाई के लिए। मैंने लाखों लोगों की बात सुनी है, सब कुछ देखी है, बहुत
प्रेशर भी मिला, फिर भी मैं अपनी लड़ाई को हमेशा लड़ती आई हूँ, संघर्ष करती आई हूँ और वही स्थिति है जो आज मैं यहाँ तक अकेला फेस करती आई हूँ। तो सही बात है कि मैं अगर क्योटी विधानसभा से जीतती हूँ तो यहाँ का मेरा जो मेन मोटिव है, मेरा जो मेन मुद्दा है वो वार्ड से स्थानीय निदान, क्योटी विधानसभा में डिग्री कॉलेज, स्वास्थ्य केंद्र और यहाँ की रोड की जो समस्याएं हैं, महिला की सुरक्षा की बात, क्योंकि मैं खुद एक महिला हूँ तो महिला की सुरक्षा की बात, युवा की रोजगार की बात और ये सब सारी बात हम सदन में उठाएंगे। ये मेरा पहला प्राथमिकता है और जो मैं बोली उस पर मैं 100 नहीं 200% खड़ी उतरूँगी और आप लोग आएंगे फिर आपको वही उम्मीद, वही किरण आपको दिखेगी। तो ये थी प्रियंका झा जो निर्दलीय बड़े बड़े लोगों के सामने मैदान में उतरी है क्योटी विधानसभा क्षेत्र से। तो इन्होंने जो वादा किया है न्यूज़ 9 के कैमरे पे आप ज़रूर देखें और सुने। अगर ये अपने वादे पे अगर चुनाव जीतने के बाद खड़ी नहीं उतरती है तो इसी क्योटी की जनता के बीच इनका फिर से हिसाब करेंगे। दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।